स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक नैरो वाटर चैनल एक ग्लोबल पावर हाउस की सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड और खासकर दुनिया के एनर्जी सप्लाईज कई चोक पॉइंट से होकर गुजरती हैं। समुद्र पात के ये चोक पॉइंट्स यानी नैरो पैसेजेस प्रोड्यूसिंग एरियाज और उनके फाइनल डेस्टिनेशन को जोड़ते हैं। ऐसा ही एक चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर से सराउंडेड है और सदियों से एशिया का एक मेजर ट्रेड रूट रहा है। पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच ये फास्टेस्ट रूट दोनों रीजन को साइमल्टेनियसली कनेक्ट और सेपरेट करता है। ये दुनिया का सेकंड बिजनेस्ट वाटरवे है और नेचुरली फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज के लिए एक क्रिटिकल लाइफलाइन। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक रिसेंट ईयर्स में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास करने वाले टोटल एनुअल पेट्रोलियम फ्लोज का लगभग 85 से 90% क्रूड ऑयल रहा है, स्पेशली चाइना के लिए, क्योंकि यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड के लिए चाइना इस पे बेहद डिपेंडेंट रहा है। इनफैक्ट लगभग 78% चाइनीज एनर्जी इंपोर्ट्स मलक्का स्ट्रेट के थ्रू गुजरती है। पिछले 3 दशक में चाइना ने इंटरनेशनल ट्रेड की बदौलत एक रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस की है और इसके साथ साथ सीलिंग्स पे उसका रिलायंस भी बढ़ता गया है। इनफैक्ट चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसे चाइना की सबसे बड़ी वीकनेस माना जाता है और इस बात की सच्चाई इंडिया से आ रहे थ्रेट से साफ झलकती है। दोस्तों, इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस ने इंडिया को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पे मजबूर कर दिया है। रीजनल पावर को रिबैलेंस करने के लिए इंडिया अपने ईस्ट कोस्ट से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ अपने नेवी को मोबिलाइज करने में लगा है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है इंडिया द्वारा मलक्का स्ट्रेट का ब्लॉकेड वेस्ट से आ रहे चाइनीज इंपोर्ट्स जैसे ऑयल, नेचुरल गैस और बाकी सप्लाईज को कट कर सकता है। उनमें से कई ये भी मानते हैं एशिया के इन 2 जायंट्स के बीच मलक्का स्ट्रेट को लेकर ये विवाद एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच इंडिया मलक्का स्ट्रेट में चाइनीज एक्सेस को ब्लॉक कर सकता है? क्या चाइना इंडिया के प्लान्स को टैकल कर पाएगा और क्या उसके पास इस चैनल को बाईपास करने के ऑप्शंस हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्टडी IQ के फुली लाइव प्री प्लस मेंस बैच में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं। इस बैच के इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप और MCQ बेस्ड रिवीजन जैसा ही एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो है कैप यानी कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेशंस होंगे जो कि न्यू आर्टिकल्स और सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को कवर करेंगे, जिससे आपको हर एक सोर्स को सेपरेटली कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही वीडियो सेशन में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन रोज का रोज कवर होगा। और रिवीजन के लिए आपको उसी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड PDFs भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आपको रिवीजन के लिए भी अलग से कोई सोर्स ना ढूंढना पड़े। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। तो अब पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ आप भी कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सदियों से मलक्का स्ट्रेट एक इंपॉर्टेंट कल्चरल और कमर्शियल सी रूट रहा है। फार ईस्ट और इंडियन ओशन के बीच इस शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट के आसपास कई ट्रेडिंग पोर्ट्स और नॉलेज सेंटर स्टैब्लिश हुए हैं। एंशिएंट पीरियड में रोमन, ग्रीक, चाइनीज और इंडियन ट्रेडर्स के लिए ये पैसेज बेहद सिग्निफिकेंट था। 7th से 13th सेंचुरी तक श्री विजया नाम का एक बुद्धिस्ट मैरीटाइम और ट्रेडिंग एम्पायर इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता था। अपने समय में श्री विजय एम्पायर ने कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस लीड किए और फॉरेन मर्चेंट्स को सेफ पैसेज और पोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की, जिसके चलते इस स्ट्रेट में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफी बढ़ गया। इसी दौरान इंडिया की ओर से हमने इस रीजन में चोला एम्पायर का स्प्रेड देखा, जिसने रीजन के पावर बैलेंस को पूरी तरह भारत की ओर टिल्ट किया। खैर, समय के साथ मलक्का, एके और जौहर जैसे मुस्लिम सुल्तान्स राइज करने लगे। इस दौरान मुस्लिम मर्चेंट्स के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चाइना के बीच ये चैनल एक मेजर ट्रांसशिपमेंट रूट बन गया। इसके बाद आए यूरोपियन मैरीटाइम्स, जिन्होंने ब्लॉकेड्स और अटैक के थ्रू मलक्का को अपने कंट्रोल में लेना चाहा। फॉर एग्जाम्पल 1511 आते आते पोर्टुगीज ने मलक्का स्ट्रेट पे कब्जा कर लिया
और 1640 में पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए डच ने मलक्कन सी पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। फिर आया ग्रेट ब्रिटेन, जो इस रीजन का डोमिनेंट पावर बना और मलक्का, पेनांग और सिंगापुर को मेन ट्रेडिंग पोर्ट्स के रूप में इस्तेमाल करने लगा। ओपियम यानी अफीम से भरे इंग्लिश जहाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मलक्का स्ट्रेट क्रॉस कर साउथ ईस्ट एशिया होते हुए चाइना जाते थे। इस क्रूशल वाटरवे को सिक्योर करने के लिए ब्रिटेन ने 1824 का एंग्लो डच ट्रीटी नेगोशिएट किया, जिससे वो मलक्का पे कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद मिड 1900s के दौरान साउथ ईस्ट एशिया के न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के बीच कनेक्शंस वीकन होते गए, लेकिन जल्द ही 1980s आते आते इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ता गया। नेचुरली मलक्का स्टेट फिर से इंपॉर्टेंस गेन करने लगा। रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते मलक्का स्ट्रेट एशियन इकोनॉमीज के लिए सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक मुद्दा बन गया। ग्लोबली चाइना के राइज और उसके एनर्जी, रिसोर्सेज और मार्केट नीड्स ने इस सिक्योरिटी कंसर्न को और भी बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एशिया के दूसरे मेजर पावर यानी इंडिया के लिए एक मेजर इशू बन गया। इंडिया का दावा है कि मलक्का स्ट्रेट पे अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए उसे चाइनीज इन्फ्लुएंस और एग्रेशन को काउंटर कर एक मैरीटाइम ऑर्डर सिक्योर करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में एक बात साफ है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमेशा एक वल्नरेबल, वॉलेटाइल और हाईली वैल्यूड पैसेज वे रहा है। इसलिए ग्रेट पावर राइवलरी में इसका उलझना एक आम बात है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच इस स्ट्रेट को लेकर क्या इश्यूज हैं। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि 2 साल पहले इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी बिगड़ गए थे। दरअसल इंडिया के लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका कारण चाइनीज एक्सपेंशनिज्म और एग्रेशन था। इससे पहले भी ऐसे ही एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन डोकलाम में पैदा हो गई थी। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अलावा इंडियन ओशन में चाइना की एक्सपेंसिव नेवल प्रेजेंस और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ उसके एड और ट्रेड टाइज इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न बने हुए हैं, क्योंकि ये रीजन ट्रेडिशनली इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है। ऊपर से थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार जैसी कंट्रीज के साथ चाइना सिग्निफिकेंट आर्म्स ट्रांसफर टाइज शेयर करता है। एज ए रिस्पॉन्स इंडिया ने टेरिटोरियल से मैरीटाइम सिचुएशन की तरफ अपने फोकस को रीओरिएंट किया है। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इंडिया मलक्का और उसके आसपास लोम्बोक और सुंदा स्ट्रेट्स के ट्रैफिक को मॉनिटर करने की पोजीशन पे है। 12 नॉटिकल माइल्स तक वो मर्चेंट शिप्स पे प्रेशर डाल के उनके मूवमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मिलिट्री एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि किसी भी क्राइसिस या वॉर की सिचुएशन में मलक्का स्ट्रेट के नजदीक बसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंडिया अपने कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर चाइनीज नेवी के एक्सेस को रोक भी सकता है। उधर चाइना की बात करें तो पर्शियन गल्फ, वेनेजुएला और एंगोला से चाइना के मेजॉरिटी ऑयल इंपोर्ट्स इस रूट से गुजरते हैं। इस वाटरवे के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देख चाइनीज ऑफिशियल्स में डर बना रहता है कि वॉर की सिचुएशन में शायद इंडिया मलक्का स्ट्रेट के एक्सेस को ब्लॉक कर दे। यहां तक कि नवंबर 2003 में फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने इस मलक्का डायलेमा का नाम दिया था। इस डायलेमा यानी दुविधा का कारण है नेवल ब्लॉकेड को लेकर चाइनीज वल्नरेबिलिटी और उसके लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हु जिनताओ का दावा था कि कुछ पावर्स इस स्ट्रेट में नेविगेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और उनका सीधा निशाना था यूएस और उसके एलाइज पर। सालों से ये चाइना और उसके बाहर एक हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट रहा है और चाइनीज अथॉरिटीज अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई और रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के साथ बिगड़ता रिश्ता चाइना के इन कंसर्न्स को और भी एग्रीवेट करता है। ऊपर से इंडिया की एम्बिशियस नेवल मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चाइना के लिए एक चैलेंज साबित हो रहा है। रिनोन्ड नेवल ऑथर और हार्पून वॉर गेम सीरीज के क्रिएटर लैरी बॉन्ड का मानना है कि अगर इंडिया को चाइना का ट्रेड ब्लॉक करना है तो उसे बस मलक्का स्ट्रेट के ओपनिंग के सामने अपने शिप्स को पार करना होगा। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ही दावा करते हैं कि आने वाले समय में इस स्ट्रेट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इंडिया के लिए इसका एडवांटेज रिड्यूस होने जा रहा है। इसका एक मेजर रीजन है चाइना के पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। आइए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों, कई ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि न्यू दिल्ली के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ने बीजिंग को अल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पे मजबूर कर दिया है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी के अंडर डेवलप किया गया है। बीजिंग अपने गुड्स को इस पोर्ट पर रिसीव कर उन्हें ओवरलैंड ट्रांसफर कर सकता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी $7.2 बिलियन के रेलवे अपग्रेड को अप्रूव कर दिया है, जो ग्वादर,
काशगर और चाइना को कनेक्ट करेगा। वैसे तो ग्वादर पे इंडियन एयरफोर्स यानी कि आईएफ अटैक एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये इंडिया के लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्क बन जाएगा क्योंकि ये एक थर्ड कंट्री है। जहां तक इंडियन नेवी द्वारा इस पोर्ट को ब्लॉक करने की बात है तो इसके लिए इंडिया को मलक्का स्ट्रेट से अपने डिप्लॉयमेंट्स को हटाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक का नदन सी रूट, जिससे चाइना एक पोलर सिल्क रोड क्रिएट कर सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस को चाइना के 2018 आर्कटिक पॉलिसी में हाईलाइट किया गया था। इस पॉलिसी में दावा किया गया है कि जियोग्राफिकली चाइना एक नियर आर्कटिक स्टेट है, यानी उन कॉन्टिनेंटल स्टेट्स में से एक है जो आर्कटिक सर्किल के सबसे करीब है। पॉलिसी स्टेटमेंट्स ये भी बताती हैं कि चाइना दूसरे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर और आर्कटिक शिपिंग रूट्स को डेवलप कर एक पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस शीट्स पिघल रहे हैं, जिससे शिप्स का मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है। बीजिंग ने 2013 में पहली बार इस रूट के थ्रू अपने शिप को भेजा था और आज वो आर्कटिक में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे वो यूरोप के साथ डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश कर सके। इसके अलावा चाइना आइस ब्रेकर्स पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। इसी मामले में फिनलैंड के एकर आर्कटिक कंपनी की मदद से चाइना ने 2018 में शिलोंग नाम का एक लोकली मेड आइस ब्रेकर लॉन्च किया। नए वाटरवेज और स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स के अलावा चाइना यूरोप तक डायरेक्ट लैंड रूट्स भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये उसके एम्बिशियस मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का पार्ट है, जिससे वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। आज हजारों ट्रेन एशिया के थ्रू गुजरते हैं। अपने लैंड रूट्स की बदौलत चाइना सी रूट्स पे उसके डिपेंडेंस को एंड करना चाहता है। चाइना मलेशिया के मिलाका में एक डीप सी पोर्ट और इस्थमस ऑफ क्रा में एक कैनाल बनाने की भी बात कर रहा है, ताकि वो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सके। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही इंडिया चाइनीज सप्लाई लाइंस को ब्लॉक कर पाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना पहले हो सकता था। आने वाले दिनों में अगर इन ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप किया जाए तो चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस घट सकता है। पर चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स के अलावा भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडिया इस ब्लॉकेड ऑप्शन को लेकर कई चैलेंजेस फेस करता है। दोस्तों, जब बात वाटरवेज पे कॉमर्स वॉरफेयर की हो तब ये ध्यान रखना चाहिए कि दुश्मन की शिपिंग फैसिलिटीज को कमजोर करने में बहुत समय और रिसोर्सेज लगते हैं, क्योंकि इसके कई अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। चाइना जैसे एक पावर हाउस के केस में ये और भी इंपॉर्टेंट है। कई इंडियन नेवल कमेंटेटर्स इंडिया के कंस्ट्रेंट्स को हाईलाइट करते हैं, जैसे इंडिया के पास एक लार्ज मिलिट्री होने के बावजूद भी वो कई रिसोर्स प्रॉब्लम्स फेस करता है, जिससे मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडियन नेवी में कई गैप्स रिपोर्ट किए गए हैं। दिसंबर 2019 में ये अनाउंस किया गया था कि 200 शिप फोर्स के बजाय 2027 तक सिर्फ 175 शिप्स ही डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एक और कंसर्न जो एनालिस्ट के थ्रू सामने आया है वो ये है कि अगर इंडिया चाइनीज शिपमेंट्स को ब्लॉक कर उसके ऑयल इंपोर्ट्स को कट करने में सक्सेसफुल हो भी जाता है तो इसके रिपरकशंस चाइना तक सीमित नहीं होंगे। मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने का मतलब होगा यूएस के एशियन अलाइज के ऑयल फ्लोज को भी डैमेज करना, जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम और भी सीवियर इसीलिए हो सकता है कि ऐसा करने से ऑयल प्राइसेस भी अफेक्टेड होंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स ऑयल प्राइसेस के लिए एक की सपोर्ट फैक्टर रहे हैं। 2020 के मार्च और अप्रैल में चाइनीज इंपोर्ट्स रिलेटिवली स्टेडी रहे, जिसके कारण ग्लोबल ऑयल डिमांड बना रहा। उसके बाद मई में चाइना ने रिकॉर्ड हाई 11.34 मिलियन BPD क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। इस सिनेरियो में किसी भी तरह का डिसरप्शन ऑयल प्राइसेस को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के लिए उसके लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज काफी अंडरवेलमिंग रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट पार्टनर है और 2000 से इंडिया के 18% इन्वेस्टमेंट फ्लोज के लिए जिम्मेदार है। इसका मेजर रीजन है इंडिया के साथ पर्टिकुलरली मलेशिया और सिंगापुर के बायलैटरल टाइज। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में एक एग्रेसिव पोस्चर और दूसरे इश्यूज के बावजूद भी साउथ ईस्ट एशिया में चाइना कई प्रोमिनेंट इकोनॉमिक लिंक स्टैब्लिश करने में कामयाब हुआ है। तो इन चैलेंजेस को देख ये कहा जा सकता है कि बाकी कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ इंडिया और चाइना के पावर इक्वेशन और कैपेबिलिटीज में एक गैप है, जिसकी वजह से मैरीटाइम डोमेन में चाइना को टक्कर देना उतना आसान नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपने प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस और पावर को असर्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंडिया एक की प्लेयर है। आइए इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ
इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टाई स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा है। ये 1995 से शुरू हुआ जब उसने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलान यानी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होस्ट की। इसमें मेजर आसियान नेशंस के नेवीज ने हिस्सा लिया था। तब से इंडिया कई बायलेटरल और ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में लगातार दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट करता हुआ आया है, जैसे सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज और थाईलैंड के साथ सिटमेक्स यानी सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ऑब्जर्वर्स दावा करते हैं कि सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे आसियान स्टेट्स इंडिया के साथ चाइना को बैलेंस करने में इंटरेस्टेड रहे हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार के नेवीज के साथ इंडिया बायलेटरल कॉर्पैट्स यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स में भी शामिल है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया, इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में फॉरवर्ड लोकेशन का एडवांटेज है, क्योंकि ये आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न ओपनिंग के एंट्रेंस के सामने सिचुएटेड है। इनके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना पहला ज्वाइंट मिलिट्री कमांड यानी अंडमान एंड निकोबार कमांड 2001 में स्टैब्लिश किया था। एक्सपर्ट्स इन आइलैंड के 3 मेजर एडवांटेजेस को हाईलाइट करते हैं। पहला ये कि वो फर्स्ट आउटपोस्ट है जहां पैसिफिक से इंडियन ओशन में आने वाले हॉस्टाइल वेसल्स को मॉनिटर किया जा सकता है। दूसरा ये कि उनका सिग्निफिकेंट पोर्शन बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, जिससे वो इंडिया के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को सिक्योर कर सकते हैं। तीसरा ये कि वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक स्पेस को सिक्योर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में चाइना को बैलेंस करने में क्रूशल है। यही नहीं, यूएस द्वारा एस्टैब्लिश्ड फिश हुक नेटवर्क में इंडिया के पार्टिसिपेशन की भी बात चल रही है। इस प्लान के थ्रू चाइनीज सबमरीन्स को ट्रैक किया जा सकता है। इंडिया अपने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड कमिटमेंट्स को भी रीइंफोर्स कर रहा है। जहां तक इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेटजीज की बात है, एक जनरल कंसेंसस ये है कि इंडिया अकेले चाइना को बैलेंस नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसे यूएस, जापान और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बिल्ड करना होगा। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। और क्या कभी इंडिया चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे ब्लॉक कर पाएगा, और उन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स की जो तब राइज होंगे जब इंडिया चाइना को मलक्का स्ट्रेट पे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। इस पूरे एनालिसिस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की यूपीएससी मेंस में काफी रेलेवेंस है, और उसी रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही करना है। और सवाल है दैट डिस्कस चाइना's Malacca dilemma with regard to India's geostrategic interest. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।